टॉपिक क्या चल रहा था? आ तो रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही है ना? ठीक है, ओके। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक। एलो बायोटेक्नोलॉजी, जब हम कीटों का संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है पीली जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर हम कीटों का, यानी कि कीटों से अगर हम कुछ प्राप्त करते हैं तो वह तकनीकी कहलाती है पीली जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि वो है मधुमक्खी से जो हम शहद प्राप्त करते हैं, मधुमक्खी पालन वगैरह, तो ये सब किस में जाएगा? पीली जैव प्रौद्योगिकी में आ जाएगा। लाख के कीट हैं, इससे हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। रेशम का कीड़ा है, उससे हम रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके पीली जैव प्रौद्योगिकी में आते हैं। अब जो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशंस का पहला एग्जांपल है ट्रांसजेनिक एनिमल, दूसरा ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक, और इसी ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम बोलते हैं एक तरीके से जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, या इसको हम बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। ठीक, तो ये दो आपके एप्लीकेशंस हैं किसके? जेनेटिक इंजीनियरिंग के। और इसी जीएम क्रॉप का, ट्रांसजेनिक क्रॉप का एग्जांपल है आपका। साउंड आ तो रही है, कैसे साउंड नहीं आ रही भाई? यहां से तो सब ओके है, क्यों साउंड नहीं आ रही है क्या लोगों को? हाँ, आ तो रही है। हाँ सीमा जी, अपना हेडफोन देख लीजिएगा। हाँ, हो सकता है कि हेडफोन में खराबी हो या आपके माउथ के। दीपा जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस का मतलब यह होता है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जो हम यूज करते हैं, जो हम उपयोग करते हैं, वो हम कहां कहां और कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वही है एप्लीकेशंस, यानी ऐसी हम क्या क्या चीजें कर दें जिससे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग
या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का हम यूज कर सके। ठीक है, तो उसी के यूज का एग्जाम्पल है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, अगर हिंदी बात करें तो इसको हम बोलते हैं परजीवी जंतु, और इसको हम बोलते हैं परजीवी पादप। और जीएम क्रॉप को या जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप की हिंदी होती है जैव रूप से रूपांतरित फसल या जैव रूपांतरित फसल। ठीक, जैव रूपांतरित फसल। अब चलिए देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है। अब देखिए यहां पर गाय है और यहां पर आपका भैंस। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अभी लिखना मत कुछ। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब क्या है कि अब इस गाय में इसके जो दूध में फैट की मात्रा है वो बहुत कम है, यानी इसको हम एक एरो से बनाए। भैंस में जो दूध में फैट की मात्रा है वो ज्यादा है, 3 पॉइंट में। ठीक है, समझना है, अभी लिखना बाद में। तो अब क्या करेंगे कि कोई ना कोई तो ऐसी जीन होगी गाय में भी जो उसके दूध में फैट की मात्रा को कंट्रोल कर रही है, और कोई ना कोई ऐसी जीन भैंस में भी होगी जो उसके अंदर उस दूध की मात्रा को कंट्रोल कर रही है, फैट की मात्रा को। तो अब क्या करेंगे, हम यहीं पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया अपनाएंगे, और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रक्रियाएं 3 प्रकार की हैं, हम कोई भी अपना सकते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं। बस हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो करेंगे क्या कि अब ये जो गाय के अंदर फैट को उत्पन्न करने वाला गाय के दूध में जो जीन है, इसको हम एक्सचेंज कर देंगे इससे, भैंस के फैट वाले जीन से। यानी ये कहां चला आया, आपके गाय के अंदर। अब ये सब खत्म। क्लियर? यानी कि भैंस के फैट के जीन का ट्रांसप्लांट हमने कहां कर दिया, गाय के अंदर कर दिया। तो अब गाय के अंदर जो दूध होगा उसके अंदर फैट की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो किस विधि द्वारा हमने जीन का प्रत्यारोपण किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की कौन सी विधि लगाए उससे हमसे मतलब नहीं, सिर्फ हम लोगों ने यहां पे क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग किया। तो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा, ठीक है, एक जंतु से जीन को निकालकर किसी दूसरे जंतु में जब स्थानांतरित करते हैं, तो जिस जंतु में जीन को हम डालते हैं, इस जंतु में वो नया कैरेक्टर उत्पन्न होगा। क्लियर ना? जिस जंतु में हम नए जीन को डालेंगे, अब गाय के अंदर डाल रहे हैं, तो कैरेक्टर किसके अंदर उत्पन्न होगा, गाय के अंदर। तो ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर कोई बाह्य जीन डाला जाता है, उसी बाह्य जीन युक्त जंतु को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जंतु। और जिस जीन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, यह जीन कहलाता है ट्रांसजेनिक जीन।
या इसको हम बोलते हैं परजीवी जीव। ठीक, यानी कि जीव जंतुओं में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक या एक से अधिक जब जीन का स्थानांतरण किया जाता है तो जिसमें स्थानांतरण किया गया है वह जंतु कहलाता है परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु, और जिस जीन को हम ट्रांसप्लांट करते हैं उस जीन को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीन कहते हैं। ठीक, हाँ फिर से मैं बता दे रहा हूं, देखिए कोई भी जंतु है, कोई भी एनिमल्स है, अब यहां पे जो देखो जीन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, अगर हम ऐसे बात करें, ऐसे आप समझो एक एनिमल है, इस एनिमल्स में जो जीन ट्रांसप्लांट हो रहा है वह किससे हो सकता है, या तो प्लांट से हो सकता है या तो एनिमल से हो सकता है। जनरली एनिमल से ही होता है, एनिमल से ही। ये हमारा पहला एनिमल्स है और ये हमारा दूसरा एनिमल्स है। ठीक है, तो जब किसी भी जीव जंतु में एक या एक से अधिक जीनों का स्थानांतरण किया जाता है तो जिस जंतु में जीन को डाला जाता है, जिसके अंदर उस जीन के कारण नए गुण उत्पन्न होते हैं, तो उस जंतु को हम बोलते हैं परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और जिस जीन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिस जीन को डाला जाता है, वह जीन कहलाता है ट्रांसजेनिक जीन। क्लियर, अब समझ में आ गया। अब जैसे मान लो ई कोलाई जीवाणु, अब इस ई कोलाई जीवाणु में क्या डाल दिया गया, ह्यूमन के इंसुलिन बनाने वाले जीन, यानी हमारे बॉडी में जो इंसुलिन को बनाता है जो जीन, उस जीन को हमने कहां डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, तो पहले रितिका जी समझा लूं तब तो लिखने लायक मैं बताऊं, एक बार मुझे समझा लेने दीजिए फिर मैं लिखने लायक बताता हूं। तो जैसे जीवाणु है, इस जीवाणु में हमने हमारे अंदर जो इंसुलिन को बनाने वाले जीन हैं उसको हमने डाल दिया, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। तो नेचुरली तो इस ई कोलाई के अंदर जीन नहीं था ना इंसुलिन बनाने वाला, लेकिन अब इस ई कोलाई के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन चला गया, तो अब ये ई कोलाई जीवाणु क्या कहलाता है, परजीवी जंतु। और जिस जीन को हम यहां पर डाल रहे हैं वह जीन क्या कहलाती है, कौन सी जीन थी, इंसुलिन बनाने वाली। तो इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है वो क्या कहलाएगी, परजीवी जीन, ट्रांसजेनिक जीन। और जिसके अंदर जीन को हम डालते हैं वह कहलाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो अगर इसको डिफिनीशन आप लिखना चाहें ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जीव जंतुओं में, ठीक है, जीव जंतुओं में आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक या एक से अधिक जीन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप जीवों में नए जीन के गुणों की अभिव्यक्ति होती है।
नए गुणों के जीन की अभिव्यक्ति होती है। नए गुणों के जीन की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे जंतु परजीवी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु परजीवी जंतु कहलाते हैं तथा प्रत्यारोपित किए गए जीन को परजीवी जीन कहा जाता है। परजीवी जीन कहा जाता है। ठीक, हाँ पीडीएफ में होगा। ठीक, अब देखो जो अब संगीता जी थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं मैं, क्योंकि जो डिफिनीशन मैं बोलता हूं ना तो वो उसको रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिपीट करने में फिर कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है उसमें। ठीक है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, जीव जंतुओं में एक या एक से अधिक जीन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप जीवों में नए जीन के गुणों की अभिव्यक्ति होती है। तो वे जंतु जिनके अंदर जीन का स्थानांतरण किया जाता है वे परजीवी जंतु, और जिस जीन का स्थानांतरण करते हैं उसको हम परजीवी जीन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और इस पे आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान आपको देना है, अच्छा हाँ एक चीज और नोट में आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि ट्रांसजेनिक प्रक्रिया केवल विपरीत प्रजातियों के बीच कराई जाती है। ट्रांसजेनिक प्रक्रिया केवल विपरीत प्रजातियों के बीच कराई जाती है, कभी भी समान प्रजातियों के बीच नहीं होती। नहीं ऋतु जी, समाप्त नहीं जाते हैं, क्योंकि उस जीव में उससे रिलेटेड उस कैरेक्टर के बहुत सारे जीन होते हैं। ठीक है, तो ऋतु जी कैरेक्टर समाप्त नहीं होते। क्लियर? तो ट्रांसजेनिक की प्रक्रिया हमेशा कैसे विपरीत प्रजातियों के बीच कराई जाती है, यानी ह्यूमन से ह्यूमन का ट्रांसप्लांट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हमेशा विपरीत प्रजातियों के बीच में होगा। नेक्स्ट दूसरा है आपका ट्रांसजेनिक प्लांट, और ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब किसी पौधे में किसी जंतु के द्वारा निकाले गए जीन को सिंपल सा डेफिनेशन, जब किसी पौधे में किसी जंतु के द्वारा निकाले गए जीन को प्रत्यारोपित करते हैं, और किस विधि द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, तो वह पौधा क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है, और वह जीन क्या कहलाती है, ट्रांसजेनिक जीन। जैसे एनिमल्स का डिफिनीशन वैसे आपका इसका भी डिफिनीशन।
जब किसी पौधे में किसी जीव से अलग किए गए जीन को डालते हैं, ठीक है, जिससे पौधे में उस जीन के कारण नए गुणों की उत्पत्ति हो जाती है, तो वह पौधा कहलाता है परजीवी, और उस जीन को हम बोलते हैं परजीवी। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी ट्रांसजेनिक है। देखिए दोनों प्रजाति अलग है ना, पौधे अलग हैं और जंतु अलग हैं, ठीक है। कभी भी सेम प्रजातियों के बीच ये प्रतिक्रिया नहीं होती है। ट्रांसजेनिक का मतलब ही होता है हमेशा विपरीत प्रजाति। नीचे नोट लिख लेना, यूपीएससी प्री में 3 बार इसको पूछा गया है। नोट में लिख लो सिसजेनिक, सिसजेनिक, सिसजेनिक। सिसजेनिक का मतलब होता है कि जब जीन का प्रत्यारोपण समान प्रजाति या मिलते जुलते प्रजातियों के बीच कराई जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिसजेनिक। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा, जब पीडीएफ में सब होगा उसकी टेंशन मत लीजिए, है ना। थोड़ा लेट हो रहा है तो कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए। ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। तो उसी तरीके से पीडीएफ मिलने में थोड़ी देरी है, अंधेर नहीं होगा, ये हमारी प्रॉमिस है आपको। तो सिसजेनिक में लिख लीजिएगा कि जब जीनों का स्थानांतरण समान प्रजाति या मिलते जुलते प्रजातियों के बीच कराई जाए, जब जीनों का स्थानांतरण समान प्रजाति या मिलते जुलते प्रजातियों के बीच कराई जाए, तो वह प्रक्रिया सिसजेनिक कहलाती है। तो वह प्रक्रिया सिसजेनिक कहलाती है। ठीक है, तो हमको सिसजेनिक की चर्चा ही नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसजेनिक चल रहा है तो आ गया बीच में। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मतलब कि ऐसा पौधा जिसके अंदर किसी जंतु से निकाले गए जीन को प्रत्यारोपित किया जाता है और इस जीन के कारण इस पौधे में नए गुणों की उत्पत्ति होती है, तो यह पौधा कहलाता है ट्रांसजेनिक प्लांट। और जिस जीन का स्थानांतरण किया गया है वह जीन कहलाती है ट्रांसजेनिक जीन। क्लियर? आया समझ में? अब इसमें यूज क्या क्या हो सकता है? हर्ष जी, जिस जीन की जरूरत होगी, है ना, जैसे जीन की रिक्वायरमेंट होगी उस जीन को हम ट्रांसप्लांट करेंगे, है ना। तो ये तो हमको जैसा प्राप्त करना होगा वैसे करेंगे। सिसजेनिक का जो एग्जाम्पल है, जैसे आप ले लीजिए धान का पौधा है, जो हमारी नेशनल जो इंडस्ट्री वो है इंस्टीट्यूट है, तो अभी धान के पौधे में जट्रोपा के उस जीन के ट्रांसप्लांट की बात की जा रही है। या जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, सिसजेनिक में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका जो जीएम सरसों है, जो जेनेटिक मॉडिफाई सरसों है। अभी तो बताया ट्रांसजेनिक प्लांट का डिफिनीशन। तो जीएम सरसों में जो भारतीय प्रजाति की जो सरसों है, जो वरुणा प्रजाति है,
इसमें यूरोपियन प्रजाति के जो सरसों है उसके कुछ जीनों का ट्रांसप्लांट किया गया है सेम प्रजाति के। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के सिसजेनिक का एग्जाम्पल हो सकता है। या सेम प्रजाति के चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, अगर हम उनके जीनों का ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिसजेनिक। और जो सिसजेनिक होता है वो ट्रांसजेनिक नहीं होता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन कहां पीछे चले जा रहे हो, कल नहीं पूछना चाहिए था इसको। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी में हम जलीय जंतु या समुद्री जंतुओं का अगर हम उससे कुछ लाभ प्राप्त करते हैं तो वो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जैसे कवक विज्ञान, सवाल विज्ञान वगैरह वगैरह। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनके अंदर किसी जंतु से निकाले गए जीन को प्रत्यारोपित किया जाता है और जो जंतु से जीन निकाले गए हैं वह पौधों में अपनी अभिव्यक्ति को उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे पौधे को हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं, क्यों ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाया जाए? तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने का जो पहला फायदा है कि इनकी गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है नॉर्मल पौधों की तुलना में। ठीक है, दूसरा, इन पौधों में खनिज एवं पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, जैसे बायोफोर्टिफाइड फूड जो आजकल आ रहे हैं, है ना। तीसरा, पौधों में जल की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। क्लियर? चौथा, बीमारियों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित की जा सकती है। बीमारियों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित की जा सकती है। ठीक है, और भी लाभ हो सकते हैं। पौधों को अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है, जैसे मधुबन गाजर अभी बना है हाल में, है ना। मधुबन गाजर में नॉर्मल गाजर की तुलना में आपके आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, अभी आएगा, मैं बताऊंगा आपको आगे। तो ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या है, आपके बेनिफिट हैं। अच्छा ठीक है, लाभ लिखिए, लाभ। हाँ रितिका जी, गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि। अब ऐसे लिखाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि, प्रोटीन, खनिज आदि की मात्रा में वृद्धि, जल की आवश्यकता को कम करना, बीमारियों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता में वृद्धि करना, बीमारियों एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। नेक्स्ट, पौधों को अधिक पौष्टिक बनाना। सब पीडीएफ में होगा, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें तो सब रहेगा ही, उसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं। हो गया। अब इसके जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हानि भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो नुकसान क्या हो सकता है इसका। रितु जी, हम ऐसे ही थोड़ी किसी का जीन ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक, विपरीत प्रजाति में उस पौधे से अलग पौधे को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हमको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही ना हम जीन का ट्रांसप्लांट करेंगे। अब जो सरसों के कैरेक्टर हैं, तो गेहूं में सरसों के जीन को प्रत्यारोपित करने से क्या मिलेगा हमको?
कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि गेहूं की उत्पादकता बढ़ जाएगी। ठीक है, अरे मोहित जी, गाय और भैंस कहां सेम प्रजाति हैं? कौन सी दुनिया में हो भाई? गाय और भैंस अलग प्रजातियां हैं। दोनों दूध दे रही हैं तो सेम थोड़ी हो गई। चलिए, नुकसान इसका ये हो सकता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीवाणुओं एवं रोगाणुओं की संक्रमण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, और इसको हम जैविक हथियार के रूप में भी बदल सकते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीन को हम ट्रांसमिट करके। ठीक है, और मान लो इस तकनीकी से हम किसी फसल में परिवर्तित कर दें, किसी फसल में हम नए जीन को डाल दें, तो इसके लगातार और व्यापक उपयोग से हमारे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि बीटी बैगन अभी आएगा, मैं बताऊंगा। तो जो बीटी बैगन भारत में लागू किया गया 2009 में, और 2010 में इस पे बैन लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? जो बीटी बैगन हमारे देश में लागू किया गया, तो वो इसलिए ताकि बैगन की उत्पादकता क्या हो जाए, बढ़ जाए, और ये थोपा गया था। ऐसा नहीं कि हमारे देश में बैगन की उत्पादकता नहीं थी, उत्पादकता थी। ठीक है, तो हमारे देश में इसको क्या किया गया था, थोपा गया था। बाद में जो हमारे पर्यावरणविद जो होते हैं, इकोलॉजिस्ट और जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये देखा कि जो बैगन में जो जीन डाला गया है, उस जीन का ह्यूमन हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी कोई रिसर्च ही नहीं हुआ है। हो सकता है कि वो पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, हो सकता है कि वो निगेटिव इंपैक्ट डाले। तो जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी, तब तक इसको किसानों को बुआई के लिए अनुमति देना क्या है, खतरे से खाली नहीं है। और यही काम जीएम सरसों में हुआ है। जो जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों, चूंकि ये खाद्य फसलें हैं, इसमें बाहर के जीन डाले गए हैं, और वो जीन आपके हेल्थ पर कैसा प्रभाव डालेंगे, अभी तक इसका कोई रिसर्च ही नहीं हुआ है। और इस वजह से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जीएम सरसों का मामला लंबित पड़ा हुआ है। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही दीपक पेंटल ने इसको बनाया। तो अब चूंकि मेन प्रॉब्लम होती है हमारे हेल्थ की, इकलौती और सिंगल एक ही जीएम क्रॉप है, जेनेटिक मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक प्लांट है, जिसको सरकार ने बुआई के लिए किसानों को अनुमति दी है, और वह क्रॉप है आपका बीटी कॉटन। इसके अलावा और कोई क्रॉप नहीं। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं रितु जी। देखो, एक पौधे में किसी दूसरे पौधे को जीन को हम डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जरूरत है तो, ऐसा नहीं कि हम नहीं डाल सकते। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्रांसजेनिक पढ़ रहे हैं ना। तो ट्रांसजेनिक में क्या है कि पौधे में जीन का जो ट्रांसप्लांट होता है वो एनिमल से ही होता है। ठीक है ना, जंतु से होता है, कभी भी पौधे से पौधे में नहीं होता है। क्योंकि पौधे से पौधे में होगा रितु जी, तो प्रजातियां सेम, सिसजेनिक कंडीशन हो जाएगी, नॉट ट्रांसजेनिक। क्लियर? तो ट्रांसजेनिक प्रक्रिया में क्या है, प्रजातियां विपरीत होती हैं। ठीक है, तो वो प्रक्रिया सिसजेनिक हो सकती है। तो सामान्यतः ट्रांसजेनिक प्रक्रिया में क्या होता है, किसी भी पौधे में जंतु के जीन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब वो पौधा कहलाता है आपका ट्रांसजेनिक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो पहला इसका एग्जाम्पल है कि बीटी कॉटन। ठीक, ट्रांसजेनिक प्लांट का
एग्जाम्पल है पहला बीटी कॉटन। बीटी कपास, ठीक है। अब बीटी कपास क्या होता है? नॉर्मली कपास का पौधा आप जानते ही हो, सोनम जी, जंतु से तो फायदे है ही हैं बहुत सारे। जैसे जो आप चिकन अगर खाते होंगे कभी, तो जेनेटिक मॉडिफाई द्वारा ब्रॉयलर मुर्गे का उत्पादन किया जाता है। ऐसे मुर्गे जिनको सिर्फ खाने के लिए ही उनको हम उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जंतुओं का प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, क्लियर। तो फायदे तो है ही, बट ये प्रक्रियाएं बहुत महंगी होती हैं, इतनी आसान नहीं होती हैं करना। तो अब जो आपका बीटी कॉटन है, यानी कि ऐसा कपास का पौधा जो आनुवंशिक रूप से क्या है, संशोधित है, यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास की फसल जिसमें किसी जीवाणु के जीन को डाला गया है। अब इसमें ये जो बीटी नाम है, ये बीटी जीवाणु है, ठीक। बीटी जीवाणु, इसको हम बोलते हैं बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। बीटी जीवाणु के जीव, ठीक है। एक मिनट आया है। गर्मी लगने लगती है पढ़ाते पढ़ाते। अब जो आपका बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस है, देखिए, जो नॉर्मल कपास का पौधा होता है, नॉर्मल कपास के पौधे पे एक कीड़ा अटैक करता है, उस कीड़े का नाम है वॉलवॉर्म, ठीक है। कपास का पौधा आप लोगों ने देखा होगा। तो जो कपास का पौधा होता है, जब कपास के पौधे को हम लगाते हैं, कपास का पौधा जब उत्पन्न होता है, तो जैसे इसकी फली उत्पन्न होती है, उस कपास के पौधे पर एक कीड़ा अटैक करता है, उस कीड़े का नाम है वॉलवॉर्म। तो ये वॉलवॉर्म कीड़ा करता क्या है, कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण कपास की पैदावार क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अब इस कीड़े से बचाव के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। और ये जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके पर्यावरण के लिए भी क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन वगैरह, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो अब ये जो कीटनाशकों का उपयोग हम कम करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा, कीटनाशक जो होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं
कि मान लीजिए ये आपके कपास की खेती है ना, आपने कपास की खेती की, और मान लीजिए आपके बगल में दूसरे बंदे का खेत है और उसने किसकी खेती की, टमाटर की। अब कितना मैं तेज तो नहीं चल रहा हूं उतना ज्यादा, हाँ ठीक तो है, स्पीड तो ठीक है, अब इतनी भी जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ चलिए, थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा ना, और फिर उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए मैसेज आ गया, मैं कहाँ चला गया, अच्छा हाँ, देखिए जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, जरूरत क्यों पड़ी हमको बीटी कॉटन की। तो मान लीजिए ये राम का खेत है, मैं भी समझा रहा हूं, इसको लिखो मत, बस खाली सुनो, है ना, लिखना नहीं है इसको। राम के खेत में कपास का पौधा बोया, और उसके बगल में श्याम का खेत है, उसने टमाटर बो दिया। अब इस कपास के पौधे जब तैयार होता है तो वालवार्म कीड़ा वैसे ही पर्यावरण में मौजूद है। ये वालवार्म कीड़ा क्या करता है, कपास की फली को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण कपास की पैदावार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब राम ने क्या किया कि इस पे डीडीटी का छिड़काव कर दिया, एक प्रकार के रासायनिक कीटनाशक। अब जब ये रासायनिक कीटनाशकों का इसने छिड़काव कर दिया तो जाहिर सी बात है कि कपास का पौधा वालवार्म कीड़े से तो क्या हुआ, बच गया, नो डाउट। लेकिन यही डीडीटी कहां चला गया, मिट्टी में, पानी के साथ घुला, और मिट्टी में घुलकर बगल के पड़ोसी टमाटर की जो पौधे हैं, ये जड़ों द्वारा इसको क्या कर ली, अवशोषित कर ली। और जब ये जड़ों द्वारा अवशोषित कर ली तो यही डीडीटी टमाटर के अंदर पहुंच गया, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना, किसी भी पदार्थ का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन, ठीक। खाद्य श्रृंखला का मतलब जैसे है यहां पर, मान लीजिए ये आपका पौधा है, इस पौधे को किसने खाया, टिड्डे ने, टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने, मेढक को किसने खाया, सांप ने, सांप को किसने खाया, मोर ने, ठीक है। तो ये एक दूसरे की खाने की जो पद्धति होती है, ये हमारी क्या होती है, खाद्य श्रृंखला, है ना। तो अब इस खाद्य श्रृंखला में किसी भी पदार्थ की जो एंट्री होती है वो कहां से होती है, प्रोड्यूसर, उत्पादक से होती है। तो किसी भी पदार्थ का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना ही कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। और फिर ये पौधों से टिड्डों में, टिड्डों से मेढक में, मेढक से सांप में, मोर में वो पदार्थ क्या होता है, ट्रेवल करता रहता है, ठीक है। जैसे पूरे पौधे को मान लो खा लिए टिड्डे, है ना। तो अब मान लो पौधे के अंदर अगर 100 ग्राम डीडीटी गया, तो 100 ग्राम डीडीटी मान लो इनके अंदर 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है, तो अब इस टिड्डे में जो डीडीटी जाएगा ना, ये 100 ग्राम तो गया, लेकिन अब यहाँ पानी की मात्रा कितनी जाएगी, 50 ग्राम। यानी कि अब उस पदार्थ की सांद्रता टिड्डे में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर टिड्डे को मेढक खाया तो मेढक में उस पदार्थ की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि वही पदार्थ आपके खाद्य श्रृंखला में ट्रेवल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है।
तो ये इन्वायरमेंट के सेक्शन है, इन्वायरमेंट में सब पढ़ाई जाती है, तो इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। यहां पर सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि इस कीटनाशक जो जैव रासायनिक कीटनाशक, सॉरी, जो रासायनिक कीटनाशक है उसका दुष्प्रभाव आपके कहां पड़ सकता है। पर्यावरण पे तो पड़ेगा, सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। ठीक है, तो अब फिर दूसरा एक और चीज हो गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर इन रासायनिक कीटनाशकों के उत्पादन पर बैन लग चुका है। ठीक है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके फसलों पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग न हो, उसके लिए साइंटिस्टों ने एक नई चीज को ढूंढा, और वो ढूंढा आपका बीटी जीवाणु। ये जो बीटी जीवाणु होता है जमीन पर नम भूमि में पाया जाता है, और इस बीटी जीवाणु में किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स का असर इसके ऊपर नहीं पड़ता। ठीक, ये नम भूमि में पाया जाता है, और इस जीवाणु में एक विशेष जीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राई1AC जीन। ये जो क्राई1AC जीन है, इसी क्राई1AC जीन के कारण बीटी जीवाणु में किसी भी प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड्स का असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बीटी जीवाणु में इस क्राई1AC के कारण खुद जहरीला प्रभाव उत्पन्न होता है। क्लियर? इस बीटी जीवाणु में क्राई1AC के कारण खुद जहरीला प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस बीटी जीवाणु से इस क्राई1AC जीन को निकाल कर कहां डाल दिया? कपास के पौधे पर। ये कपास का पौधा, इस कपास के पौधे में क्या डाल दिया? बेसिलस thuringiensis जीवाणु से निकाले गए क्राई1AC जीन। तो अब जब क्राई1AC जीन युक्त जो कपास का पौधा बना, इसी पौधे को हम क्या बोलते हैं? बीटी कपास। ठीक, तो अब क्या हो गया बीटी कपास में? अब इस बीटी कपास का जो पौधा तैयार हुआ, इस पौधे की अब जो फली तैयार हुई, तो इस पौधे में क्या हुआ कि क्राई1AC जीन अब इसमें मौजूद है। तो इस क्राई1AC जीन के कारण अब इसके अंदर जहरीला प्रभाव उत्पन्न हुआ, और जहरीला प्रभाव उत्पन्न होने के कारण जैसे ही इस पौधे पर ये कीड़ा बेचारा बैठा, जैसे ही उसको फली को चखा, ये तुरंत क्या हो गया? मर। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमको अब रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना पड़ा, और हमारी उत्पादक क्षमता भी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा पौधा जिसमें बीटी जीवाणु से निकाले गए क्राई1AC जीन को डाला गया है, वही पौधा कहलाता है बीटी कपास। ठीक है, और ये किस कीड़े से बचाव करता है? वॉलवॉर्म कीड़े से बचाव करता है। इसके कारण रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना पड़ता, और फसल की उत्पादकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो जीवाणु से, बीटी जीवाणु से जीन निकालने की जो तकनीकी है, उसको हम बोलते हैं बीटी तकनीक। क्या बोलते हैं? बीटी टेक्नोलॉजी। ठीक, और इस बीटी तकनीकी को विकसित कर किया था बीटी बैक्टीरिया नम भूमि में मिलता है। अभी बीटी कॉटन पे
सही कह रहे हैं दीपक जी, लेकिन स्क्रीन पे दिखते हैं तो आ जाता है ना वो चैट। चलिए, तो ऐसा कपास का पौधा जिसमें बीटी जीवाणु से निकाले गए जीन को डाला गया है, ठीक है। शुभम जी, जो बीटी जीवाणु होता है ये हर नम भूमि में पाया जाता है, ठीक है। किसान को तो पता ही नहीं चलेगा, उसको दिखेगा क्या कि कहां पे कौन सा बैक्टीरिया है ना। किसान बेचारे को जानकारी ही नहीं होती है। क्लियर। तो अब जो बीटी तकनीकी है, इस बीटी तकनीकी को विकसित किया था अमेरिका की मॉन्सेंटो कंपनी ने। अमेरिका की एक कंपनी है जिनका नाम है मॉन्सेंटो कंपनी। मॉन्सेंटो कंपनी द्वारा बीटी तकनीकी को विकसित किया है और भारत में तनुजी, बीटी बैगन पॉइजनस होता है, बीटी कपास नहीं, कपास का पौधा खाद्य फसल नहीं है ना। अब पॉइजनस है कि नहीं है अभी तो इसका रिसर्च ही नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं लिखे मत, आपके पीडीएफ में सब रहेगा, है ना। आप लिखने से ज्यादा आप थोड़ा सा समझने पे जोर दिया करिए, मैं बार बार कहता हूं। लिखने का मटेरियल तो आपको किताबों में भी मिल जाएगा, हम पीडीएफ देंगे आपको उसमें भी मिल जाएगा, चाणक्य की जो बुकलेट मिली है आपको उसमें भी मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। भाई आपकी मर्जी, आप लोग थोड़ा सा कुछ। चलिए, अब जो बीटी तकनीकी है, बीटी तकनीकी को विकसित किया था अमेरिकन कंपनी मॉन्सेंटो ने। भारत में इसकी सहायक कंपनी है महाराष्ट्र हाइब्रिड बीज कंपनी लिमिटेड, ठीक है, उसी की सहायक कंपनी है। अब जो बीटी कपास है, बीटी कपास की 3 वैरायटी है। बीटी कपास की 3 वैरायटी है। पहला मैक 12, MK 162, MK 184, MK 184, MK 195, नम भूमि पे ये जीवाणु पाए जाते हैं। जितनी भी नम भूमि है, जहां पे जमीन गीली होती है, नम भूमि होती है, वहां पे ये जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को 2002 में, मैक 195 को 2012 में अनुमति मिली। यानी ये बीटी कपास की 4 वैरायटी को भारत में अनुमति मिली है। किसके द्वारा? जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका गठन जो हुआ था वो सन 2000, सॉरी, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल जो कमेटी है, ये जीईएसी सन 2002 में बीटी कपास की 3 किस्मों को किसानों के लिए व्यावसायिक कृषि के लिए अनुमति दी। उसके बाद फिर 2012 में मैक 195 को अनुमति प्रदान की गई। किसके द्वारा? जीईएसी द्वारा, ठीक है। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल जो कमेटी है, ये हमारे भारत की एक सेंसर बॉडी है, ठीक है ना।
जो जिसकी स्थापना 1992 में की गई। ठीक है। महाराष्ट्र हाइब्रिड बीज कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, ये मानसेंटो की सहायक कंपनी। अब सुनिए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। और ये जो भारत की सेंसर बॉडी है, और ये एक ही काम करती है कि जितने जैव रूपांतरित हमारे देश में जो फसल बनते हैं, या जैव रूपांतरित कोई भी चीज जो हम बाहर से मंगाते हैं, तो इनकी ये अपने लैब में टेस्टिंग करती है। और इनकी टेस्टिंग के दो प्रारूप हैं। पहला प्रारूप है कि ये हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेंगी। दूसरा प्रारूप ये है कि हमारे पर्यावरण पर कैसा प्रभाव डालेंगे। अगर इन दोनों में निगेटिव इंपैक्ट आता है, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है, तभी जीईएसी अलाउ करती है व्यावसायिक कृषि की। एक भी अगर पॉजिटिव रिस्पांस आया तो जीईएसी क्या कर देती है, उस पर बैन लगा देती है। तो ये भारत की सेंसर बॉडी है। तो इकलौती ऐसी फसल है कौन सी, बीटी कपास की, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा 2002 में बीटी कपास की 3 वैरायटी और 195 को 2012 में अनुमति दी गई। ठीक है, इकलौती 4 वैरायटी। हाँ, अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं। बीटी कपास का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग होगा, जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, सुरक्षित है। दूसरा, उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, किसानों को लाभ हो सकता है। ठीक है। अन्य फसलों के जैविक दबाव से निपटने की क्षमता विकसित हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसानों के दूसरे फसल सूखा से या बाढ़ से नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई कपास की उत्पादकता बढ़ा के कर सकते हैं किसान। ठीक है। तो ये तो सोचा गया था कि ऐसा लाभ होगा, बट रियल में ऐसा लाभ हुआ नहीं। मानसेंटो कंपनी द्वारा अब तक लगभग 36 से ज्यादा खाद्य 36 से ज्यादा जीएम क्रॉप का उत्पादन किया है, लेकिन इस बीटी कॉटन का विरोध भी हुआ है। विरोध होने का जो सबसे बड़ा कारण ये था कि जो आप कीड़ा लिखे थे ना, ये जो वालवार्म कीड़ा था है, ये वालवार्म कीड़े को क्या कर देता था, बीटी क्राइवन एसी जीन के कारण वालवार्म कीड़ा क्या होता था, मर जाता था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये वालवार्म कीड़ा केवल बीटी कपास पर ही बैठता है, ये दूसरे पौधों पर भी तो बैठता है। और पौधों में परागण की जो प्रक्रिया है वो कीटों के द्वारा होती है। तो जाहिर सी बात है कि वालवार्म जो कीड़ा है वो दूसरे पौधों के लिए भी परागण में सहायक है। तो अगर वालवार्म कीड़ा मर जाएगा तो दूसरे पौधों में परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, विशेष तौर से सब्जियों वाले जो फसलें हैं। तो एक तो इसका नुकसान यही है कि बीटी कपास के कारण वालवार्म कीड़ों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे परागण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, जिससे जैव विविधता एवं पर्यावरण संबंधी संकट पैदा हो सकता है। क्लियर। एक तो ये निगेटिव पॉइंट। दूसरा क्या हो गया, हाल ही में रिसर्च से पता चला है कि बीटी कपास का जो परीक्षण किया गया था, ये कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन अभी तक ये रिसर्च का रिजल्ट नहीं आया है कि लंबी अवधि तक अगर हम बीटी कपास का उत्पादन करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक। लेकिन भारत में ये इसका इम्पैक्ट देखने को मिल गया। अभी 5 6 साल पहले पंजाब में, हरियाणा के कुछ सेक्टर में पूरी की पूरी कपास की फसल बर्बाद हो गई। वो क्यों बर्बाद हो गई,
उसके भी पीछे रीजन था। मान लो बीटी कपास पे वॉलवार्म का कीड़ा बैठा, तो 100 कीड़ों ने बीटी कपास को चखा, उसमें से 99 कीड़े मर गए, लेकिन एक कीड़ा बचा, और उस एक कीड़े में अब जो बीटी कपास का जहरीलापन का प्रभाव था उसके खिलाफ रजिस्टिविटी डेवलप हो गई, प्रतिरोधकता विकसित हो गई। क्राइमल एसी का जो जहरीलापन प्रभाव है बीटी कपास में, उसके खिलाफ सिर्फ एक वॉलवार्म कीड़े में क्या विकसित हो गया? प्रतिरोधक क्षमता। फिर वो कीड़ा अपनी संख्या को बढ़ा दिया और एक ही महीने में उसकी संख्या 100 हो गई। तो 100 ऐसे वॉलवार्म कीड़े अब उत्पन्न हो गए जिसके ऊपर न तो किसी रासायनिक कीटनाशकों का प्रभाव पड़ रहा है और न ही क्राइवन एसी द्वारा उत्पन्न जहरीले का प्रभाव पड़ रहा है। यानी कहीं न कहीं से जो बीटी कपास है, वॉलवार्म कीड़े की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य किया, जो कि दूसरे फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यानी कि अब उस कीड़ों की जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तीसरी चीज, इसका नुकसान क्या है? नॉर्मल कपास की तुलना में जो बीटी कपास का पौधा है, इस बीटी कपास के उत्पादन में खाद और पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो पानी का भी व्यय होगा और खाद का भी व्यय होगा। इन सभी इंपैक्ट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 2012 में बीटी कॉटन पे बैन लगा दिया। 2012 में बीटी कॉटन पर बैन लगा दिया था। फिर प्रेशर के द्वारा, चूंकि अमेरिका है ना, फिर प्रेशर पड़ा, फिर 2013 में बैन क्या किया, इसने हटा दिया। सबसे बड़ा नुकसान इसका देखिए, सोशल इंपैक्ट में आप जाइए थोड़ा सा। नुकसान यह है कि हमें तो कीटनाशकों को नहीं खरीदना पड़ा, लेकिन जिस हिसाब से कहा गया कि बीटी कपास की इतनी उत्पादकता होगी, उतनी उत्पादकता हुई नहीं। बीटी कपास का जो निर्माण किया गया था वो बेसिकली आपके अमेरिकी क्लाइमेट के अनुसार किया गया था, भारतीय क्लाइमेट के अनुसार नहीं किया गया था। और इस बीटी कपास का जो प्रभाव है वो पिंक वॉलवार्म कीड़े पर नहीं उतना पड़ता है, जबकि भारत में पिंक वॉलवार्म कीड़े ही पाए जाते हैं। वॉलवार्म कीड़ों की बहुत सारी वैरायटी हैं, तो भारत में जो वॉलवार्म की प्रजातियां पाई जाती हैं उस पे इस क्राइवन एसी का उतना इफेक्ट नहीं है जैसे कर्नाटक विश्वविद्यालय में वॉलवार्म कीड़े की एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं हेलिकॉर्पर कीड़ा। उस हेलिकॉर्पर कीड़े पर इस क्राइवन एसी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। क्लियर? तो ये तो बना था अमेरिकन क्लाइमेट के अनुसार। इंडिया में आया जोर देके जीएम क्रॉप, और दूसरी चीज कि यही वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीएम क्रॉप का विरोध करती थी। जीएम क्रॉप का टोटली विरोध करती थी, और यही सरकार अभी सोच रही है कि जीएम सरसों को लागू कर दिया जाए। बगैर कुछ सोचे समझे। तो राजनीतिक पहलू है। अब देखा होगा कांग्रेस के समय में स्मृति ईरानी गैस लेके चूड़ी पहन के धरना प्रदर्शन कर रही थी, अब गैस बढ़ गया दाम, तो है। तो ये सब एक इम्पैक्ट होता है। तो हाँ बता रहा हूं, प्लीज रितु जी बता रहा हूं, मुझे पहले बता लेने दीजिए, ठीक है। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीटी कपास के उत्पादन में, जो इंडियन गवर्नमेंट का सरकारी आंकड़ा है, उसमें आपके रासायनिक कीटनाशकों के खरीद में तो कमी आई है, लेकिन इसकी उत्पादकता में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी सोची गई थी। 2002 से लेकर अब तक इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत ऐसे ट्विस्ट हैं, क्योंकि ट्विस्ट करने वाले हम हैं। हम क्यों नेताओं को दोष देते हैं भाई?
नेताओं को दोष देना बंद कर दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। वो हमारे क्षेत्र में आते हैं, हम अपनी जाति को देखकर उनको चुनते हैं, तो भुगतो। एक पेड़ को जब लकड़ी काटा जाता है ना, तो जो लकड़ी में लोहा लगा होता है काटने वाला ना, तो पेड़ इसलिए कट जाती है, तो सोचती है कि जो लकड़ी है उसमें तो हमारी जाति का है, हमारा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वही काट देता है उसको। तो हम जब चुनाव वोट करने जाते हैं ना, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हमारी बिरादरी का है कि नहीं, हमारे कौम का है कि नहीं। कौन डेवलपमेंट देखता है? कोई नहीं। कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके कॉस्टिज्म पे, और कॉस्टिज्म नहीं तो धर्म पे चीजें आई जाती हैं। अब इसमें मत पूछो, नहीं तो मेरा रिदम बिगड़ जाएगा। तो अब जो ये बैसिलस thuringiensis है ना, अब जो बीटी कपास भारतीय जो सर्वे था इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें कीटनाशकों में तो कमी आई, लेकिन उत्पादकता में उतना सुधार नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसका निगेटिव इंपैक्ट एक और भी आया कि बीटी कॉटन के लिए हमको किस पे निर्भर होना पड़ा? मॉन्सेंटो कंपनी पर। क्यों? अभी देख लो। अब देखो, जो बीटी तकनीकी है, ध्यान से सुनना, जो बीटी कॉटन है, इस बीटी कॉटन यानी बीटी कपास का जो पौधा है, मॉन्सेंटो कंपनी ने क्या किया था कि क्राइवन एसी जीन के साथ साथ बीटी कपास में एक और जीन को डाल दिया था। उस जीन का नाम है टर्मिनेटर जीन। क्या है नाम? टर्मिनेटर जीन। अब ये जो टर्मिनेटर जीन क्या करता है, इस टर्मिनेटर जीन की खासियत ये होती है कि ये किसी भी बीज की फर्टिलिटी पावर को खत्म कर देता है। यानी कि जो बीज होती हैं, उस बीज को ये नपुंसक बना देता है। यानी कि मतलब इसका क्या हो गया कि बीटी कपास से जो आप कपास प्राप्त करोगे, उससे जो बीज बनेगा, उस बीज से आप दूसरा कपास का पौधा उत्पन्न नहीं कर सकते। क्लियर? यानी कि ये बीजों को क्या कर देता है, ये जीन नपुंसक बना देता है। जबकि हमारी भारतीय कृषि पद्धति कैसी है? हम धान बोते हैं, ठीक है, धान की रोपाई करते हैं, और जब धान तैयार होता है तो उसमें से कुछ अलग रख देते हैं बीज के लिए। होता है ना, गेहूं की बुआई करते हैं, उसमें से हम कुछ अलग रख देते हैं बीज के लिए। लेकिन यहां पर क्या है कि उस बीटी कॉटन में टर्मिनेटर जीन का इस्तेमाल हुआ है, और ये टर्मिनेटर जीन क्या करता है कि जो बीज होते हैं उस बीज को नपुंसक बना देता है। यानी कि बीज की फर्टिलिटी पावर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो कपास का सिर्फ एक ही पौधा तैयार होगा, उससे जो बीज तैयार होगा, उस बीज से नया पौधा नहीं बनेगा। किसके कारण? टर्मिनेटर जीन के कारण। तो इससे क्या होगा, नुकसान क्या होगा भारतीय किसानों को? अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक, इस टर्मिनेटर जीन के कारण भारतीय किसानों को बीटी कपास के लिए मॉन्सेंटो कंपनी के ऊपर निर्भरता बढ़ जाएगी। यानी जब जब बीटी कपास बोना होगा, तब तक क्या होना पड़ेगा? मॉन्सेंटो कंपनी से बीजों को खरीदना पड़ेगा। 2002 से लेकर 2015 तक मॉन्सेंटो कंपनी ने बीज का दाम लगभग 300 गुना बढ़ाया, और भारतीय प्रदेश में जो इसकी उत्पादकता है वो मात्र 6% बढ़ी। रेशियो देख लो, 300 गुना दाम बढ़ा, लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी? मात्र 6%। तो भारतीय किसानों को बीटी बीजों के लिए मॉन्सेंटो पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके कारण होगा क्या? किसानों को महंगे बीज खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, और जब किसानों को महंगे बीज भी खरीदने पड़ेंगे,
और उत्पादन की भी गारंटी 100% नहीं है, तो कहीं ना कहीं से भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण होने की संभावनाएं हो सकती है। और यही अमेरिका चाहता है, यही अमेरिका चाहता है। ठीक है, तो यानी कि जो बीज हैं, बीजों को मानसेंटो पर भारतीय किसानों को बीटी बीजों के लिए मानसेंटो कंपनी पर निर्भर रहना पड़ेगा। महंगे बीज होंगे, उत्पादन की गारंटी नहीं होगी, जिसके कारण भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण होने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो इतने ड्रॉबैक हैं आपके किसके, बीटी कपास के। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा बैन ऑन कुछ नहीं लगाया गया है, बीटी कपास का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में भारतीय कंपनी जो भारतीय हैं, हाँ तो हर्ष जी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो भारत का है, तो कम से कम जो हम बीज खरीद रहे हैं, तो वो भारतीयों का पैसा भारत में ही तो है ना। विदेशी कंपनियां तो नहीं ना आपका पैसा ले जा रही थी। और दूसरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि जो हम बीज खरीद रहे थे, उस बीज पे भारत सरकार सब्सिडी भी देती है। ठीक है, और बहुत सस्ते दामों में बीज आपको प्रोवाइड होता है, जबकि मानसेंटो के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, अब इसी बीटी कॉटन से संबंधित कुछ और चीजों को आप देख लो। बीटी कपास में जो क्राइवन एसी जीन है, मैंने बोला था ना, हेलिकॉप्टर कीड़े पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसी पे कुछ और चीजें हैं कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, अब ध्यान से सुनना, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने PAUBT1 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने PAUBT1 एवं F1861 ये दो बीज बनाए किसके, बीटी कॉटन। क्लियर। फिर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा एक बीटी कॉटन का बीज बनाया गया RS 2013। RS 2013 ये भी क्या है, बीटी कॉटन। ये कहां बनाया गया, पंजाब। ये किसके द्वारा बनाया गया, राजस्थान। क्लियर, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, अब ये जो बीज बनाए गए, इस बीज में, क्योंकि ये भारत के द्वारा बनाना, इस बीज में जो तकनीकी इस्तेमाल हुई वो वही बीटी तकनीकी इस्तेमाल हुई जो मानसेंटो कंपनी की थी। बट फर्क इतना था कि इसमें टर्मिनेटर जीन का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसका फायदा क्या होगा कि किसान अगर ऐसे बीजों को खरीदता है, तो फसल के उत्पादन के साथ साथ, है ना, फसलों के उत्पादन के साथ साथ हम बीजों का भी निर्माण क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी बार बार हमको कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और पंजाब। लेकिन मामला फिर बिगड़ गया। मामला ये बिगड़ गया कि ये जो तीनों बीज थे, ये ट्रेड सीक्रेट में आ गए।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एक होता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट में मामूली फेरबदल करके अगर आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो तो उस पर पेटेंट आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो अब चूंकि ये जो तकनीकी अपनाई गई थी वो बीटी तकनीकी, और बीटी तकनीकी पर पेटेंट किसको हासिल था? मॉन्सेंटो कंपनी को हासिल था। ठीक है, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में हम लोग हार गए। जाहिर सी बात है हारेंगे क्योंकि तकनीकी हमारी ये थी। फिर बाद में वहां पे थोड़ा कंप्रोमाइज हुआ। कंप्रोमाइज ये हुआ कि मॉन्सेंटो कंपनी ने कहा था कि आप बीज बेचिए, हमको तकलीफ नहीं है, बट हमको रॉयल्टी चाहिए, है ना। तो अभी देखो आगे चल के क्या होता है। बट भारतीय क्षेत्र के ये 3 बीज हैं जिसमें वो बिल्कुल बीटी कॉटन की तरह है, लेकिन इसमें जो है टर्मिनेटर जीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें थी आपके बीटी कॉटन से रिलेटेड। बीटी कॉटन के बाद दूसरा है आपका बीटी बैगन। समझ गया? बीटी कॉटन में कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, हाँ। इसका तो याद करने दीजिए हमको। एक मिनट, आप लोग ना खाली टाइम में यूट्यूब पे चले जाना, आरएस टीवी पे। ठीक है ना, आरएस टीवी पे, यूट्यूब में आरएस टीवी पे जाके टाइप करना जीएम का जंजाल। ठीक है, जीएम का जंजाल, या फिर यूट्यूब पे सिंपल टाइप करना जीएम क्रॉप्स। और किसी कोचिंग का मत देखना, सिर्फ आरएस टीवी का देखना, है ना। दृष्टि में भी बहुत सारे डाटा गलत हैं। तो आरएस टीवी में आपको मिल जाएगा जीएम का जंजाल, है ना। वो एक्चुअली मैं सिस्टम अपना लाया नहीं तो मैं डेट भी बता देता है, उस डेट पे आप सर्च कर लेना। तो जीएम के जंजाल में क्या है कि अगर आप उसको पूरे के पूरे, लगभग वो 35 मिनट के आसपास का वीडियो है, आप देखोगे तो पूरा ए टू जेड हिस्ट्री आपको जीएम क्रॉप से रिलेटेड आपको मिल जाएगी, जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना, ऐसे में भी ये आ चुका है जीएम क्रॉप के बारे में। ठीक है, मिल गया ना? हाँ ठीक है, ये आप लोग होशियार हो। हाँ, राज्यसभा टीवी का, राज्यसभा टीवी का ही देखना, बाकी किसी का मत देखना। और बाकी किसी का देखकर अगर हमसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। हाँ, क्योंकि मैं कभी किसी कोच, हाँ अप्रैल 2018, ठीक ठीक, मैं किसी भी कोचिंग का वीडियो ऑडियो प्रीफर नहीं करता हूँ। सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या सब नालायक डालते रहते हैं, जिसका परीक्षा से कोई मतलब है नहीं। सिंपल चीज, एक चीज को जो 5 मिनट का काम है उसको भी 1 घंटा खींच के रख देते हैं। हाँ, मालूम पड़ता है कि नॉलेज है तो ठीक है, नॉलेज उतना ही दो जितना यूपीएससी से मतलब है। आ जाओ बीटी बैगर, मास्टर थोड़ी बनना है। बीटी कॉटन के बाद दूसरी चीज है आपकी बीटी बैगन। सेम है, कोई अंतर नहीं है। बीटी बैगन, ब्रिंजल बोलते हैं इसको, और हमारे भारतीय परिवेश में कहा भी गया है कि बैगन बेगुण होता है ना। हम तो एक बार राजस्थान जयपुर में पढ़ा रहे थे, बैगन का भरता खिला दिया, इतना लाल मिर्चा डाल दिया था, हालत खराब हो गई। राजस्थान के लोग लाल मिर्च बहुत खाते हैं, लेकिन वहां पे बड़ा दिक्कत होता है, 8 बजे के बाद दुकानें मेन बंद हो जाती है। हाँ, तो बड़ा स्टोर करके रखना पड़ता है। बीटी बैगन, अब देखिए क्या है कि ऐसा बैगन का पौधा है ना, ऐसे बैगन का पौधा जिसमें बीटी जीवाणु से निकले क्राई 1 AC जीन को डाला गया।
ठीक है, बीटी जीवाणु से निकले। राजस्थान की बात अलग है, वो तो हमें भी पता है भाई, मैं इतने जगह घुमा हूं, राजस्थान की बात ही अलग है ना। टॉपर निकलते हैं, कहां से टॉपर निकलते हैं भाई, किस चीज के टॉपर? टॉपर की बात मत करो, यूपी बिहार वाले जब लाइन में लगते हैं ना तो सबको पछाड़ देते हैं। हाँ, खैर स्टेट वाइज वो बात नहीं है। यूपी बिहार इतना पिछड़ा होते हुए भी आईएएस का गढ़ माना जाता है। और आपको एक और बता दूं कि यूपी में ही, ये बिहार में एक गांव है और उस गांव की आबादी ज्यादा नहीं है, 500-600 है, ठीक है ना। और हर घर से एक आईपीएस है, हर घर से एक आईपीएस है। और जौनपुर में एक गांव है यूपी में, वो 25-30 गांव घर है केवल उसमें, और उस 25-30 गांव में हर घर में एक जज है। तो टैलेंट सब में छुपा हुआ है, बड़े बड़े माफिया भी बिहार से ही हैं, माफियाओं की भी नगरी है, टैलेंट भी है। अरे मैं किसी स्टेट की बड़ाई नहीं कर रहा हूं भाई, है ना। भारत है तो सब स्टेट एक है ना, सबको एक नजरिए से देखा जाता है। हाँ, बट किसी को कहीं अच्छा लगता है, किसी को कहीं वो खराब लगता है। तो राजस्थान अच्छा लगता है, घूमने भी अच्छा लगता है। अब बेंगलोर आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, लेकिन हमको सबसे घटिया लगता है ना। मैं 2 बार गया, मेरा 2 बार वहां पे, एक बार पर्स चोरी हुआ, एक बार मोबाइल चुरा लिए सब। तो हमको तो बहुत बुरा लगता है। पूना सबसे बेकार लगता है हमको, वहां तो मेरा बैग है सब चुरा लिए, तो बेकार है। बाकी जहां चोरी नहीं होती वहां सही है। यूपी में तो आप ही को चुरा लेते हैं तो उसकी बात नहीं है ना। आपको कोई चुरा ले वो अच्छी चीज है, आपका सामान मत चुराए, ठीक। शांति अपने अंदर लाओ, बाहर बाहर शांति लाने से कोई जरूरत नहीं है। और शांति को ढूंढो, उसको पकड़ के बैठो और शांत रहो। चलो आप, बेटी वैगन। अब बीटी जीवाणु का निकला क्राई 1 एसी जीन जब सामान्य बैगन में डाला जाता है, तब ये बैगन का पौधा कहलाता है बीटी बैगन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पौधे पर, नॉर्मल बैगन के पौधे पर एक कीड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं बोरेर कीड़ा, ठीक है। बोरेर कीड़ा क्या करता है, नॉर्मल बैगन के पौधे पे अटैक करता है और उसकी फली को समाप्त कर देता है, खा जाता है। और जब उसकी फली को खा जाता है, इसके कारण बैगन की पैदावार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बीटी तकनीकी के द्वारा उस बैगन के पौधों में क्राई 1 एसी जीन को डाल दिया जाता है, जिसके कारण बैगन में जहरीला प्रभाव उत्पन्न होता है। और जैसे ही बोरेर कीड़ा बैगन पे बैठता है, तुरंत बोरेर कीड़े की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसी बैगन को हम बोलते हैं बीटी बैगन। 2001 में बीटी बैगन को जीईएसी के पास लाया गया, ठीक। 2002 में, सॉरी 2007 में इसको सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली व्यवसायिक कृषि के लिए, ठीक। 2009 में सरकार ने इसको अलाउ कर दिया। फिर इसका विरोध होने लगा। विरोध इसलिए होने लगा कि इसके विरोध का सबसे पहला जो कारण ये था कि बीटी जो हमारे यहाँ नॉर्मल बैगन है उसकी पैदावार तो वैसे भी ज्यादा है, तो बीटी बैगन को लाने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों ने इसका काफी विरोध किया। दूसरा, अब चूंकि जो बीटी बैगन है ये खाद्य फसल है, तो खाद्य फसल होने के कारण ये जो बीटी बैगन में क्राई 1 एसी जीन जो है, जो जहरीला प्रभाव उत्पन्न कर रही है, ये जहरीलापन जो है हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगी, इसका अभी तक कोई रिसर्च ही नहीं हुआ है। तीसरा, इसका जो निगेटिव इफेक्ट ये आया कि बीटी बैगन की जब पत्तियां जमीन पे गिरती थी
तो उन पत्तियों में भी क्राइवन एसी जीन के जहरीले प्रभाव के कारण वहां की जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी पावर क्या हो जाती थी, कमजोर हो जाती थी, वीक हो जाती थी। इसके अलावा बीटी बैगन तथा सामान्य बैगन के बीच परागण की प्रक्रिया भी डिस्टर्ब हो सकती थी, जिसके कारण सामान्य बैगन की भी पैदावार क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। और हमारी कई चिकित्सा पद्धतियों में वैसे भी बैगन को क्या माना गया है, एलर्जी का कारण माना गया है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा रीजन था बैन करने का, वो ये था कि बैगन की उत्पादकता हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो बीटी बैगन को फालतू में हम खरीद के क्या करेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए अक्टूबर 2009 में इसको अलाउ किया गया और फरवरी 2010 में इसको हमेशा के लिए बैन कर दिया बीटी बैगन को। तब से लेकर अब तक बीटी बैगन क्या है, बैन ही। ठीक है, तो इतनी कहानी थी आपकी किसके, बीटी बैगन की। बीच में खूब चर्चा हुई आपके आपके पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीटी बैगन का उत्पादन होता है और ऐसा माना जाता है कि जो भारत में है, भारत के भी कुछ इलाकों में चोरी छिपे लोग बीटी बैगन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये सब दूसरी बात है। तो बीटी बैगन का सिंपल सा मतलब है, अरे ये कीड़ा आप लोगों ने देखा होगा, बोरे कीड़ा। बैगन की कभी सब्जी बनाओ, उसको काटो तो सफेद सफेद कीड़ा निकलता है ना। हाँ, तो ये दूसरे सिटी वाले जो है वो निकालते हैं, गांव वाले तो उसको आग में भून कर खा जाते हैं। और रात को लिट्टी चोखा बाटी चोखा अगर बन रही है यूपी बिहार में, यूपी बिहार वाले जानते होंगे, तो कंडी पे तो बैगन को भूनते हैं। अब उसमें रात में थोड़ी देखने जाएंगे उसमें कौन सा कीड़ा है, अरे बॉयल हुआ वो जल के खत्म हो गया उसी में। और छोटा मोटा कीड़ा है तो वो है क्या, ऊपर प्रोटीन और लिपोप्रोटीन का ही लेयर तो है, और वो पानी क्या बोलता है आग में जल गया, बॉयल हो गया। उसको खा, आराम से खा जाओ, जब हड्डी पच जाती है तो वो कीड़ा, छोटा मोटा कीड़ा क्या करेगा आपको, और इससे आपकी प्रतिरोधकता ही विकसित होगी, कम थोड़ी होगी, है। वही बोरेट कीड़ा होता है, उसी से वो क्या करता है, बैगन की फली को ही समाप्त कर देता है। तो उसी से बचाव के लिए किसको बनाया गया, बीटी बैगन को। तो इंपॉर्टेंट आपका जीएम क्रॉप में आपका वही है, बीटी कॉटन है। और पहला जिसको हम ये बात करें कि वाणिज्यिक रूप से जो जैव रूपांतरित पहली फसल जो पूरे वर्ल्ड में बनाई गई थी वो टमाटर थी। उस टमाटर का नाम था फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर ऐसे भी होता है। जो फ्लेवर सेवर टमाटर है, ये पहला वाणिज्यिक रूप से उगाया गया जैव रूपांतरित फसल था, फ्लेवर सेवर टमाटर। ठीक है, अमेरिका में इसका उत्पादन किया गया था, फर्स्ट है। क्लियर। तो इतनी चीजें थी आपकी बीटी कॉटन, बीटी बैगन। ठीक है, तीसरी चीज जीएम क्रॉप पे चलते हैं, वो भी देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। बीटी कॉटन, बीटी बैगन। तीसरा है आपका गोल्डन राइस, सुनहरी चावल। ठीक ठीक, सुनहरी चावल। अगर हम इसको ऐसे कहें, सुनहरी चावल किसको कहेंगे, तो सामान्य चावल, प्लस बीटा कैरोटीन जी इक्वल टू सुनहरी चावल। ठीक है, लिखो। हाँ,
बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन पहले भी बता चुका हूं, ये किस में बदलती है, यकृत में जाके विटामिन ए में, ठीक है, किसमें, यकृत में। देखिए जो चावल है ना, धान जानते होंगे आप लोग, गांव के बच्चे जानते हैं। अब देखिए ये चावल का बीज है, अब इस चावल के बीज के ऊपर जो कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं पैडी, इसको हम बोलते हैं धान। जैसे इस समय धान की कटाई हो रही होगी गांव में, है, गांव वाले जानते होंगे। तो अब ये जो धान का बीज है आपका, छिलका हटा दोगे तो निकल जाएगा इससे चावल। अब ये जो छिलके होते हैं, इसी छिलके में आपका पाया जाता है विटामिन ए, जबकि इसके बीज में विटामिन ए नहीं होता। ये सामान्य चावल की हम बात कर रहे हैं, सामान्य चावल। सामान्य चावल जो धान होता है उसके बीज में विटामिन ए नहीं होते, उसके छिलके में विटामिन ए होते हैं। लेकिन अब जो सुनहरी चावल है, इस सुनहरी चावल में उसके बीज में भी विटामिन ए है और उसके छिलके में भी विटामिन ए। और सामान्यतः हम क्या करते हैं, ये जो चावल के ऊपर का जो छिलका होता है हम उसको निकाल के क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। और पता है कौन इसका इस्तेमाल करता है, इसके छिलके का कौन इस्तेमाल करता है, बॉर्नवीटा कॉम्प्लान कंपनियां करती हैं, है ना। ये आपके यहां से यही चीजें उठा ले जाती हैं, अनाजों के छिलके को खरीदती हैं और ले जाती हैं और इसी से बनाती हैं हॉर्लिक्स, और आपको ऐड करके आपके गिलास में पहुंचा देती हैं कि कॉम्प्लान नहीं पियोगे तो तुम्हारे दूध का कैल्शियम वेस्ट हो जाएगा, है ना। हॉर्लिक्स नहीं पियोगे तो तुम्हारा दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारे देश में जीनियस पैदा ही नहीं होते थे, है ना। एक्चुअली उसी समय पैदा होते थे। जब से हम हॉर्लिक्स पीने लगे, कॉम्प्लान पीने लगे, तब से हम मंद बुद्धि के होने लगे, है ना। हाँ, ऑयल भी बनता है। और दूसरी चीज कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उस डायरेक्शन में हुआ नहीं, उल्टा हो गया, है ना। 5,000 का कपड़ा पहन लेंगे लेकिन 100 रुपए की टोपी लगाएंगे। नीचे की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ नहीं डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, ठीक है। आजकल बस दिखावे की जिंदगी हो गई है। हम सोचते हैं कि अच्छा हम पहन रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम सो फार सो गुड है, बट ऐसा है नहीं, है ना। अच्छा बनना हो तो आप अंदर से बनिए, बाहर से अच्छा बनने पे एक दिन जल्दी नष्ट हो जाते हैं। खैर फिलहाल सामान्य चावल पे, तो अब क्या होता है कि सामान्य चावल में चावल के ऊपर की कवरिंग को, हाँ ज्योति जी शहर की हैं, लग गया, धान नहीं देखी है लगता है ना। चलिए, जो चावल की ऊपर कवरिंग होती है ना उसमें विटामिन ए होता है, और सामान्यतः जब हम चावल निकालते हैं तो कवरिंग को फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो अब सिंपल सा इसका डिफिनेशन समझ लीजिए गोल्डन राइस का। सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि सामान्य चावल में जब बीटा कैरोटीन के जीन को डाला जाता है तब सुनहरी चावल का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें जो सामान्य चावल है उसमें कम से कम 3 बीटा, न तो यहां पर भी लिख लो, 3 ही लिख लो, 3 बीटा कैरोटीन, 3 बीटा कैरोटीन जीन को प्रत्यारोपित किया गया था। यानी कि, और ये चावल पीले रंग के होते हैं इसलिए हम इनको सुनहरी चावल बोलते हैं, करेक्ट। तो अगर हम एक शब्दों में कहें कि गोल्डन राइस क्या है, सुनहरी चावल क्या है,
तो सिंपल सा इसका मतलब होगा ऐसा चावल जिसमें बीटा कैरोटीन के जीन मौजूद, बस और कुछ नहीं। ऐसा चावल जिसमें बीटा कैरोटीन के जीन मौजूद हो उसको हम क्या बोलेंगे? सुनहरी चावल बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज, जो गोल्डन राइस का निर्माण किया गया, इसका जो प्रयोजन था वो आर्थिक नहीं था। जैसे बीटी कॉटन का प्रयोजन क्या था? इसको बेचना था, इसका प्रयोजन आर्थिक था। लेकिन सुनहरी चावल का जो प्रयोजन था, इसके निर्माण का जो एक तरीके से उद्देश्य था, वह इसका आर्थिक न होके बल्कि इसका आधार एक प्रकार से मानवता का, क्योंकि पूरे विश्व में विटामिन ए की कमी से लगभग 7 से 8 लाख बच्चों की मौत होती है। और विटामिन ए की पूर्ति के लिए चावल्स में विटामिन ए को प्रोवाइड करने के लिए ही अमेरिका ने गोल्डन राइस का निर्माण किया और इस पे पेटेंट भी हासिल किया। 2005 में अमेरिका ने ही गोल्डन राइस 2 का निर्माण किया है। अभी तो जो आप पढ़ रहे हो वो गोल्डन राइस फर्स्ट में हम मान के चलते हैं। एक नए गोल्डन राइस का निर्माण किया है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस 2। उसमें जो बीटा कैरोटीन की मात्रा है वह नॉर्मल गोल्डन राइस से 23 गुनी ज्यादा है। और 2015 में अमेरिका ने इस पे पेटेंट भी हासिल किया हुआ। ठीक। तो ये पूरा अपना जो पोर्शन था उसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। ठीक है। अब इस गोल्डन राइस के बाद एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस का मतलब ये होता है, प्रमोद जी, ऐसा चावल जिसमें बीटा कैरोटीन युक्त जीन हो। ब्लैक राइस में प्रोटीन कंटेंट है विवेक जी, ब्लैक राइस में प्रोटीन कंटेंट है, वो बायो फोर्टिफाइड फूड है एक तरीके से, उसमें पोषण के स्तर को बढ़ाया गया है। अभी भारत द्वारा कुल 18 बायो फोर्टिफाइड फूड का उत्पादन भारत में किया जा रहा है। 17 तो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, 1 महीने पहले प्रधानमंत्री ने इसकी अनाउंसमेंट भी किया था। ठीक है। और ब्राउन राइस अलग होता है, गोल्डन राइस अलग होता है, भ्रम मत पालिएगा। ब्राउन राइस अलग होती है, गोल्डन राइस अलग होती है। ऐसी चावल जिसमें बीटा कैरोटीन के जीन मौजूद हैं उसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। ठीक है। और चावल की तो बहुत सारी वैरायटियां हैं। जी हाँ, सुपर राइस ये भारत में निर्मित है। सुपर राइस का निर्माण डॉक्टर जीएम खुश ने किया हुआ है। ठीक है ना। तो सुपर राइस का मतलब होता है कि सामान्य चावल की तुलना में इनकी जो पैदावार होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। सामान्यतः धान की एक बाली में 50 से 60 बीज होते हैं, लेकिन सुपर राइस में कम से कम नहीं तो 120 से 150 के आसपास बीज होते हैं। तो ये सब उतक इंजीनियरिंग के, उतक इंजीनियरिंग के ये सब वो। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। हाँ चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। जीएम मस्टर्ड, जीएम सरसों, खत्म नहीं करते इसको। जीएम मस्टर्ड, जीएम सरसों। ठीक। इसको DMH11 भी बोलते हैं, DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ठीक। अब जो ये आपका DMH11 है, ये सरसों की एक नई प्रजाति है। ठीक है। सरसों की एक नई प्रजाति है जिसका निर्माण
दिल्ली विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक दीपक पेंटल द्वारा किया गया। जिसका निर्माण दिल्ली विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक दीपक पेंटल द्वारा किया गया। क्लियर? इसके निर्माण करने की आवश्यकता क्या होगी? हाँ बिल्कुल, सब चीज है पीडीएफ में सोनम जी, टेंशन मत लीजिए। अब जो सामान्य सरसों होता है, नॉर्मली सामान्य सरसों की उत्पादकता कम होती है क्योंकि इसमें परागण बेहतर तरीके से नहीं होता सामान्य सरसों में, ठीक है। तो दीपक पेंटल ने क्या किया, जीएम सरसों को तैयार किया जिसका नाम DMH11 रखा। इस जीएम सरसों में, ठीक, इस जीएम सरसों में जो भारतीय प्रजाति की जो सरसों है, जो वरुणा प्रजाति की होती है, इसमें दीपक पेंटल ने क्या किया है कि वरुण नाम की जो पारंपरिक सरसों की प्रजाति होती है, इसको क्रॉस कराया यूरोपियन सरसों की प्रजाति से। किसका? भारतीय प्रजाति जो थी वो वरुणा थी, इसको क्रॉस कराया यूरोपियन की सरसों की एक प्रजाति से। बाद में क्या किया कि इस जीएम सरसों में बारबेज एवं बारस्टर बारबेज एवं बारस्टर जीन को इसमें प्रवेश कराया। और ये बारबेज एवं बारस्टर जो जीन है, ये एक विशेष जीवाणु से प्राप्त किया गया था। उस जीवाणु का नाम था बैसिलस लिक्विफिएंस। नाम कहना है, थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। बैसिलस लिक्विफिएंस, ये क्या है? जीवाणु। इस जीवाणु से कौन सा जीन निकाला गया? बारबेज एवं बारस्टर जीन। और ये जो जीन है, ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन तैयार करते हैं। कौन? बारबेज एवं बारस्टर। बारबेज एवं बारस्टर जो है, ये एक विशेष प्रकार के जीन तैयार करते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लूफेसिनेट। यानी ये क्या करते हैं? एक प्रोटीन तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूफेसिनेट। और ये जो प्रोटीन होते हैं वो खरपतवार को नष्ट करता है। ये क्या होते हैं? खरपतवार नाशक, जिसके कारण सरसों की पैदावार क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। क्लियर? तो यानी सामान्य जो सरसों की भारतीय प्रजाति है वरुणा, उसमें यूरोपियन प्रजाति से क्रॉस कराया गया। बाद में इसमें बैसिलस लिक्विफिएंस नामक जीवाणु से निकाले गए बारबेज एवं बारस्टर जीन का प्रत्यारोपण किया गया। ये एक प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं जीएम सरसों में, जिसको हम बोलते हैं ग्लूफेसिनेट। ये ग्लूफेसिनेट करता है, खरपतवार नाशक का कार्य करता है, जिससे सरसों की पैदावार जो होती है वो नॉर्मल सरसों की तुलना में लगभग 30% ज्यादा हो जाती है। दीपक पेंटल का अनुमान ये है, इन्होंने कहा था कि जो जीएम सरसों है वह नॉर्मल सरसों की तुलना में लगभग 30% ज्यादा इसकी उत्पादकता होगी। बट अभी भी इस पे विरोध चल रहा है, और विरोध इसलिए चल रहा है कि GEAC ने इसे 2017 में मंजूरी भी दे दी। 11 मई 2017 को GEAC ने इसको मंजूरी भी दे दी,
अब देखो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जीएम फसलों का विरोध करती थी, फिर इसको अलाउ कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इसको अलाउ करते हो तो करो, लेकिन जीएम सरसों से रिलेटेड अगर कोई भी मामला आया तो सबसे पहले हम उसकी सुनवाई करेंगे। सरकार बैकफुट पे आ गई। बैकफुट पे आने का मतलब ये था कि इसमें जो बारबेज और बारस्टर जीन डाले गए हैं, जो खरपतवार नाशक हैं, ये खरपतवार नाशक क्योंकि सरसों से तेल निकलेगा तो तेल में भी उस जीन का प्रभाव हो सकता है। अब चूंकि ये खाद्य फसल अब हो गई, तो इस जीन का हमारे शरीर पे प्रभाव कैसा पड़ेगा, पहले ये तो रिजल्ट आए। और बगैर ये रिजल्ट आए जीईएसी ने इसको अनुमति दे दी, इसलिए जीईएसी की भी प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा सवाल उठा था। ठीक है, तो अभी भी ये मामला कोर्ट में लंबित ही है, अभी भी इसको किसानों के लिए, व्यावसायिक कृषि के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, हाँ फिर से सुन लीजिएगा। जीएम सरसों जो है, इसको दिल्ली कृषि विश्वविद्यालय के दीपक पेंटल ने बनाया है। इसका नाम है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड भी बोलते हैं इसको। तो जो नॉर्मल सरसों का पौधा होता है उसकी उत्पादकता कम होती है क्योंकि इनमें परागण बेहतर नहीं होता। खरपतवार की वजह से ये क्या हो जाते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो अब जो भारतीय प्रजाति है वरुणा, उसको यूरोपियन प्रजाति से क्रॉस कराया गया। उसके साथ साथ इसमें बेसिलस एमाइलोफिक्वेंसियस बेसिलस एमाइलोलिपिफियंस नामक जीवाणु से निकाले गए बारबेज एवं बारस्टर जीन को भी डाला गया। ये बारबेज एवं बारस्टर जीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूफेसिनेट। ये खरपतवार नाशक होता है, जिसके कारण सरसों की पैदावार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बट अभी भी ये विवादों में है, अभी भी ये अलाउ किसानों के लिए नहीं किया गया। मस्टर्ड ऑयल से प्रॉफिट, प्रमोद जी, ये है कि भारत अभी भी खाद्य फसलों जो तेल है, सरसों की इतनी पैदावार नहीं होती है कि हम सभी भारतीयों को तेल प्रोवाइड कर सके। ठीक है, लगभग अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का के 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तेल का हम आयात करते हैं, मंगाते हैं, तब हमको तेल की पूर्ति हो पाती है। तो अगर हम जीएम सरसों का उत्पादन करेंगे तो 30% इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फायदा तो हो सकता है, लेकिन पहले हेल्थ को देखना पड़ेगा कि हेल्थ पे इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। ठीक, अगर इसको अनुमति मिलती है तो ये दूसरी जीएम क्रॉप होगी कॉटन के बाद, लेकिन अभी तक इकलौती केवल कॉटन ही है। परागण ऋतु जी, पौधों में एक प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। पौधों के मेल और फीमेल अलग अलग पार्ट होते हैं जो उनके फ्लावर पे होते हैं, वर्तिकाग्र और आपके पुंकेसर होते हैं। तो एक पौधे के वर्तिकाग्र दूसरे पौधे के पुंकेसर, एक फ्लावर के वर्तिकाग्र दूसरे फ्लावर के पुंकेसर पे जाते हैं तो परागण हो जाता है और फिर वहीं से फ्रूट का निर्माण होता है। और ये परागण की प्रक्रिया हवा के द्वारा भी हो सकती है, कीटों के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है, पक्षियों के द्वारा भी हो सकती है। जो जो फ्लावर पे बैठते हैं फिर वो दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं और परागण की प्रक्रिया हो जाती है। जैसे लगभग 60% सब्जियों वाले जो पौधे हैं उनमें परागण की प्रक्रिया मधुमक्खियों से होती है। मधुमक्खियां फूलों का रस चूसने के लिए उसमें बैठती हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे, फिर वहां पे परागण होता है, फिर फूल से आपका फल बन जाता है। ठीक है, और बहुत पहले एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि अगर आपके पृथ्वी से मधुमक्खियां समाप्त हो जाए तो क्या होगा, तो हमारी पृथ्वी से पूरी सब्जियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी थी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन। कल हम लोग चर्चा करेंगे क्लोनिंग पे। ठीक है, तो कल के लिए आप टॉपिक, सर कल तो फ्राइडे सैटरडे है ना। पिक्चर प्लांट ये सब कीट भक्षी पौधे हैं विशाल जी, यूटेरिया, यूट्रिकुलेरिया,
और क्या बोलता है निफेंथीज, ये सब पिक्चर प्लांट है, सॉरी ये सब कीट भक्षी पौधे हैं। ये ऐसी जगहों पर पनपते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जीवों को खा जाते हैं, मार डालते हैं। ठीक है, इनके फ्लावर उस टाइप के होते हैं कि फ्लावर में जैसे कोई कीड़ा बैठता है, फ्लावर बंद हो जाता है, फिर वो उसमें मर के गल जाते हैं, और चूंकि जंतु है तो उसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नहीं जीएम सरसों हेल्थ के लिए अच्छा होगा, अभी ये तो विवाद का विषय है ना, अभी रिसर्च नहीं हुआ, अभी रिसर्च होना इस तो बाकी है। खरपतवार को हम हर्बिसाइड्स वीडिसाइड्स बोलते हैं। क्या बहुत इंटरेस्टिंग है। देखने में तो अच्छा लगता ही है, कोई जरूरी कि जो देखने में अच्छा लगता है वो अच्छा हो ही। 90% जो चीजें देखने में अच्छा लगता है वो अच्छा होता नहीं है। हाँ, 2-3 मिनट बचा हुआ है, क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। हेलिकॉप्टर कीड़ा, दीपाली जी। पीले सरसों में कुछ विषैले तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, विशेष तौर से लीवर और किडनी के लिए। टर्मिनेटर जीन, वे जीन जो किसी भी बीज की फर्टिलिटी पावर को समाप्त कर देते हैं, वे जीन कहलाते हैं टर्मिनेटर जीन। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड का मतलब होता है फिल्ट्रेट किया हुआ कंचन जी। रिफाइंड का मतलब होता है छना हुआ तेल। तो रिफाइंड ऑयल सबसे बनता है, सोयाबीन से भी बनता है, सरसों से भी बनता है, लेकिन रिफाइंड ऑयल में जब उसकी प्रोसेसिंग की जाती है तो उसके अनसेचुरेटेड फैट सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो फिर ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए रिफाइंड ऑयल आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 1 मिनट। हाँ सर। हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो रिफाइंड ऑयल आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, और क्या जरूरत है ना, सरसों का तेल खाओ। आजकल चलन है ओलिव ऑयल का, है ना, बड़े लोग बड़ी बातें, है ना, कोई ऑलिव ऑयल खाता है, कोई कुछ खाता है। हाँ, आप कोई भी तेल खाइए, उसमें देख लीजिए ट्रांस फैट की मात्रा कितनी है और सेचुरेटेड फैट की मात्रा कितनी है। ट्रांस फैट 2% से ज्यादा है तो मत यूज करिए, है ना। और सेचुरेटेड फैट अगर 20% के, सॉरी क्या बोलता है, 18% के ऊपर है तो मत यूज करिए। क्या जरूरत है रिफाइंड ऑयल खाने की, आराम से सिंपल तेल खाओ ना। ब्राइन राउस जो होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया से बनाया गया है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। लेकिन जो गोल्डन राइस है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
ब्राउन राइस में मिनरल्स और पोषण की मात्रा ज्यादा है, जबकि गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा ज्यादा है। हाँ रितु जी सुनिए, जो जीन का प्रत्यारोपण किया जाता है वो चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। जो जीन का हम ट्रांसप्लांट करते हैं विशेष तौर से ट्रांसजेनिक में, तो चाहे एनिमल्स हो, देखो, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, इन सभी में जो जीन का ट्रांसप्लांट किया जाता है वो सदैव एनिमल से किया जाता है। कभी भी दान देने वाला जिससे जीन निकाला जाता है वो प्लांट नहीं होता है, सदैव एनिमल्स होता है, बस, ठीक है, कंफ्यूजन आपका दूर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में किसी जंतु का जीन प्रत्यारोपित किया जाता है, और ट्रांसजेनिक प्लांट में भी प्लांट से नहीं एनिमल से ही जीन का प्रत्यारोपण किया जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक, ठीक है। किसी दूसरे पौधे से ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको कैरेक्टर चाहिए कैसा, नेचुरल पेस्टिसाइड जैसा, ठीक है, ताकि कीड़ों को वो क्या कर सके, मार सके। मारना किसको है, जंतु को मारना है ना, तो हम प्लांट से तो वो जीन नहीं लेंगे, इसलिए हम किससे लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जीन का ट्रांसप्लांट होता है सदैव एनिमल से, या तो एनिमल्स में होगा या तो एनिमल से प्लांट में होगा। आगे समझ में? जीएम मस्टर्ड का मोहित जी विरोध इसलिए है क्योंकि इसमें बारबेज जो बारास्टर जीन डाला गया है, उस जीन का हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी तक उसकी रिसर्च नहीं आई है, इस वजह से इसका विरोध हो रहा है कि हो सकता है कि उससे जो तेल निकले उस जीन के कारण कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी आपकी बॉडी में उत्पन्न हो जाए, इस वजह से इसका विरोध हो रहा है। चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, थैंक यू। एथिलीन की उपस्थिति में फ्रूट पकता है, ठीक है, एथिलीन गैस होती है, ये क्या करता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है जो फ्रूट के जो वॉल्स होती है ना उसको सॉफ्ट कर देता है, पकाता है। ओके, थैंक यू।